दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा था कि अचानक बात-बात पर सर्वे करने वाली एजेंसियां गायब कहाँ हो गई हैं। मुझे याद है कि जनवरी-फरवरी 2026 के इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी भाजपा के नेतृत्व वाले गठजोड़ को 352 सीटें मिलते हुए दिखाया गया था। मोदी बहुत आगे थे विपक्ष से उस वक्त। कहा उस सर्वे में सवाल पूछा गया था कि अगर देश में चुनाव हो जाए तो नतीजा क्या निकलेगा। मेरा सवाल यह है कि आज जब भाजपा, नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भगवा मंडली के सभी चेहरों की चमक धुंधली पड़ गई है, सिट्टी पिट्टी गुम है, लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, सदन में आकर जवाब देने की स्थिति में ये लोग नहीं है, तो ये एजेंसियां इस प्रकार का सर्वे क्यों नहीं कर रही हैं? कहाँ छिपी हुई हैं ये एजेंसियां? अगर वे सर्वे अभी करें तो पता लगेगा कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी स्कैंडल से लेकर जंतर मंतर पर हुई काकरोच क्रांति के परिप्रेक्ष्य में मोदी सरकार के प्रति देश के नागरिक क्या सोच रहे हैं। क्या इन सर्वे एजेंसियों को हमें यह नहीं बताना चाहिए कि मोदी सरकार की लोकप्रियता की रेटिंग इस समय क्या है? क्या इन एजेंसियों को हमें यह जानकारी नहीं देनी चाहिए कि मोदी सरकार के कामकाज के प्रति लोगों की राय क्या है? क्या अयोध्या और जंतर मंतर की घटनाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ट्रिगर तो नहीं कर दी है? इसी के साथ साथ इन सर्वे एजेंसियों को हमें यह भी बताना चाहिए कि भाजपा के गिरते हुए ग्राफ के बरक्स कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी के ग्राफ की हालत इस समय क्या है। अगर राष्ट्रीय मानस से मोदी का चेहरा हट रहा है, मोदी की छवि धुंधली होती जा रही है, तो क्या मोदी की जगह खाली दिख रही है या राहुल गांधी का चेहरा धीरे धीरे ही सही लेकिन मोदी की जगह लेता जा रहा है? सर्वे एजेंसियां अगर ईमानदारी और कुशलता से सर्वेक्षण करें तो वे हमें यह तक बता सकती हैं कि राष्ट्रीय मतदाता मंडल का कौन सा हिस्सा क्या सोच रहा है, किसकी मतदान प्राथमिकता पहले जैसी ही है और कौन सा समुदाय या वर्ग अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार कर रहा है। स्त्रियां क्या सोच रही हैं, युवा क्या सोच रहे हैं, पकी उम्र वाले इन राजनीतिक घटनाओं को किस प्रकार से देख रहे हैं। दोस्तों, सर्वेक्षणों की अपनी कमियां होती हैं, लेकिन मैं इन सर्वेक्षणों से काफी सीखता हूं। मुझे याद है जब 2024 के चुनाव की मुहिम चल रही थी, उस समय सीएसडीएस लोकनीति के एक सर्वेक्षण से और सी वोटर द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से मैंने काफी कुछ अंदाजा लगाया था। उन्हीं दोनों सर्वेक्षणों को देखकर मुझे अंदाजा लगा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की 250 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी और 240 सीटें आई। मैं इसमें कोई अपनी पीठ नहीं ठोकता, लेकिन दोनों सर्वेक्षण बताते थे कि जनता के एक बड़े हिस्से में भाजपा सरकार के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति एक अच्छी खासी निराशा व्याप्त है। मसलन सी वोटर का सर्वेक्षण बता रहा था कि वैसे तो भाजपा को 40% वोट मिल सकते हैं, लेकिन इन 40% वोटों में कम से कम 17-18 या शायद 19% वोट ऐसे हैं जो अगर विकल्प हो तो भाजपा को वोट करना पसंद नहीं करेंगे, यानी विकल्पहीनता की स्थिति में ही भाजपा को वोट करेंगे। इसी तरह सी वोटर का एक सर्वेक्षण ये बता रहा था कि मतदाताओं का कितना बड़ा हिस्सा मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी उनकी समस्याओं का हल कर सकती है। तो उस आंकड़े से साफ समझ में आता था कि मतदाताओं का एक अच्छा खासा हिस्सा ऐसा है जो मानता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी समस्याओं का हल करने की स्थिति में है। इन दोनों सर्वेक्षणों के आंकड़ों को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुए एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसमें मैंने भी अपनी बात रखी थी, देख के मैंने अंदाजा लगाया था कि भाजपा चुनावी संकट का शिकार हो रही है। मेरा तो मानना है कि आज के इस मुकाम पर खड़े होकर अगर सर्वेक्षण एजेंसियां ईमानदारी से सर्वे करें तो भाजपा एक बार उससे भी ज्यादा बड़े संगीन संकट का शिकार बनती हुई नजर आएगी।
ठीक है, जाहिर है कि जो बड़ी-बड़ी स्थापित सर्वे एजेंसियां राजनीतिक नज़ारे से गायब हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका उपस्थित न होना हमसे बहुत कुछ कहता है। मैं एक बार फिर कहता हूं, यही है वह नाजुक मुकाम जब देश की जनता से पूछा जाए कि उसका मौजूदा सरकार के प्रति दृष्टिकोण क्या है, तो उस परिवर्तन की इच्छा की आहट मिल सकती है जिसे सुनने की प्रतीक्षा हमारा देश लंबे अरसे से कर रहा है। इस कमी को एक हद तक एक एजेंसी ने पूरा किया है। यह एजेंसी है पोल ट्रैकर। इसने लोकसभा की 543 सीटों से बनाए गए 4,35,451 के विशाल सैंपल का इस्तेमाल करके एक मूड ऑफ इंडिया सर्वेक्षण जारी किया है। इस सर्वेक्षण के नतीजे आंखें खोल देने वाले हैं। सर्वेक्षण की कवायद 3 जुलाई से 7 अगस्त के बीच हुई। यानी जिस समय यह हो रहा था, उस समय सभी मतदाताओं के दिमागों को अयोध्या और जंतर मंतर के घटनाक्रम मथ रहे थे। पोल ट्रैकर ने मतदाताओं से यह पूछा कि आज अगर लोकसभा चुनाव हों तो वे किसे वोट देना पसंद करेंगे। इस पर जो जवाब मिला उसे देखिए। जवाब ये कहता है कि इंडिया गठबंधन को 44% मतदाता वोट करेंगे और उसके कारण वो 280 सीटें जीतेगा। एनडीए को, भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 40% वोट मिलेंगे और वह 240 सीटों पर सिमट जाएगा। यानी उसकी एनडीए, पहले तो भाजपा 240 सीटों पर रही थी, इस बार एनडीए के सारे दल मिला के भी 240 सीटें नहीं जीत पाएंगे। अन्य को 16% वोट और 23 सीटें प्राप्त होंगी। अब एक सवाल ये पूछा गया कि भारत का अगला प्रधानमंत्री किसे बनाना पसंद करेंगे। इस पर 58% उत्तरदाताओं ने राहुल गांधी का नाम लिया। सोचिए, 58% उत्तरदाताओं ने राहुल गांधी का नाम लिया। केवल 42% उत्तरदाताओं ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन को आप कितने नंबर देंगे, तो 43% उत्तरदाताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन 47% मतदाताओं ने कहा कि वे नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन को अच्छा नहीं मानते, ये प्रदर्शन खराब प्रदर्शन है। कुल मिलाकर एनडीए सरकार के प्रदर्शन के ऊपर जब सवाल पूछा गया तो 42% मतदाताओं ने कहा कि वे इस प्रदर्शन से संतुष्ट हैं, लेकिन 58%, आप सोचिए 58%, यानी 16% ज्यादा मतदाताओं ने कहा कि वे एनडीए सरकार के प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं। जब लोगों से पूछा गया कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का काम कैसा रहा, तो 61% लोगों ने कहा कि उनका काम अच्छा रहा और 39% उत्तरदाता राहुल के काम से असंतुष्ट निकले। इस सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण सवाल यह था कि युवा अपने भविष्य के लिए किसे अपना नेता मानना पसंद करेंगे, यानी किसके नेतृत्व में युवाओं का भविष्य सर्वाधिक सुरक्षित रहेगा। इसके जवाब में लोगों ने नरेंद्र मोदी को केवल 23% समर्थन ही दिया, जबकि इसके उलट इसके बरक्स राहुल गांधी को 69% लोगों ने समर्थन दिया। क्षेत्रीय नेताओं को केवल 2% समर्थन मिला और किसी अन्य नेता के प्रति केवल 6% लोगों ने अपनी पसंद जाहिर की। फिर एक सवाल था कि देश के नौजवानों का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, नौजवानों के बीच में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन है। तो राहुल गांधी ने 58% लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और मोदी केवल 36% लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए। फिर एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार की विदेश नीति के बारे में सवाल पूछा गया कि क्या इस नीति के तहत भारत ग्लोबल पैमाने पर मजबूत हुआ, तो 39% लोगों ने कहा कि हाँ मजबूत हुआ, लेकिन 49% लोगों ने कहा कि भारत मजबूत नहीं हुआ। 12% लोगों ने कहा कि हम नहीं कह सकते कि इसमें भारत मजबूत हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों, सर्वे के मोटे मोटे आंकड़े मैंने आपके सामने रखे। इन आंकड़ों से एक बात तो बिल्कुल तय होती है कि लगभग हर पैमाने पर राहुल गांधी इस मुकाम पर नरेंद्र मोदी से काफी आगे हैं। दूसरी बात यह साबित होती है कि जो नेतृत्व की प्रतियोगिता है देश में, नई सरकार बनाने और देश का नेतृत्व करने की प्रतियोगिता है,
वो 2 लोगों में सिमट कर रह गई है, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। बाकी कोई भी इस प्रतियोगिता में कहीं से भी भाग नहीं ले पा रहा है, बाकी सब लोग प्रतियोगिता से आगे हैं। अब मैं आता हूं राहुल गांधी की रेटिंग पर। राहुल गांधी की रेटिंग अचानक नहीं बढ़ी है। ये बात सही है कि राम मंदिर के घोटाले में और जंतर मंतर पर हुई घटनाओं के कारण बीजेपी की रेटिंग काफी नीचे गई है, एनडीए की रेटिंग काफी नीचे गई है और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की रेटिंग काफी नीचे गई है। अचानक उसमें डिप हुआ, अचानक नीचे गई है। लेकिन राहुल गांधी की जो रेटिंग बढ़ रही है, ये रेटिंग बढ़ने का सिलसिला 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार जारी है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस वक्त जब हम लोग राहुल गांधी की रेटिंग के बारे में चर्चा करते थे, तो ये मानते थे कि उत्तर भारत में पंजाब एक ऐसी जगह है जहां राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में लोग नरेंद्र मोदी से ज्यादा पसंद करते हैं। दक्षिण भारत में कई जगहों पर, लगभग सभी जगहों पर भी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से आगे थे। लेकिन बाकी जगहों पर और पूर्वी भारत में बंगाल एक ऐसी जगह थी जहां राहुल नरेंद्र मोदी से आगे थे। लेकिन जो सर्वे एजेंसियां थी, मीडिया था, वो रेटिंग के पूरे इस खेल को इस तरह पेश करता था कि उसमें हर जगह नरेंद्र मोदी ही आगे लगते थे। लेकिन उस वक्त भी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कई जगहों पर पीछे छोड़ रहे थे। 2024 के चुनाव के बाद एक ऐसा मुकाम आया जबकि लोकनीति सीएसडीएस के सर्वे ने हमें बताया कि उत्तर प्रदेश में भी राहुल नरेंद्र मोदी से लोकप्रियता की रेटिंग में आगे हैं। आज की स्थिति यह है कि सारे देश में समान रूप से बिना किसी अपवाद के ऐसा कोई मतदाता मंडल नहीं है जहां पर नरेंद्र मोदी से राहुल आगे ना हो और नरेंद्र मोदी के कामकाज, उनकी सरकार के कामकाज, प्रधानमंत्री के तौर पर उनके दायित्व दायित्व का निर्वहन करने की शैली, इन सभी से लोग नाखुश हैं और वो अपनी उम्मीद केवल राहुल गांधी में देख रहे हैं। पोल ट्रैकर का ये सर्वे स्पष्ट रूप से बताता है, स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। दोस्तों, लोग कह सकते हैं वही पोल ट्रैकर एक नई एजेंसी है। लोकनीति सीएसडीएस या सी वोटर या चाणक्य टुडे, ये सब पुरानी जमी हुई एजेंसियां हैं। हम इन एजेंसियों के सर्वेक्षण की भी प्रतीक्षा करेंगे। ये एजेंसियां भी अपना सर्वेक्षण लेके आए और ये जो भारतीय राजनीति का खास मुकाम है, इस मुकाम को, इस मुकाम की एजेंसियों को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि इस मुकाम पर देश की जनता क्या सोच रही है, क्योंकि इस मुकाम पर देश की जनता सोच रही है और फिर जब आप 6 महीने बाद, साल भर बाद, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद फिर से सर्वेक्षण करेंगे, तब फिर समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कामकाज सुधारा है या नहीं सुधारा है, या राहुल गांधी की लोकप्रियता आगे बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। ये सर्वे तो निश्चित रूप से बताता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी और उनके उसके झंडा बरदारों की सिट्टी-पिट्टी क्यों गुम है। चारों तरफ चुप्पी क्यों छाई हुई है। अमित शाह आज एक बार फिर सदन में नहीं आए। 2-3 दिन से माहौल बनाया जा रहा था, गरमा-गरम अमित शाह आएंगे, छा जाएंगे, गर्जन-तर्जन करेंगे और विपक्ष को चाहिए कि चुप होकर सुने। विपक्ष ने चुप होकर सुनने से इनकार कर दिया, तो अमित शाह सदन में एक बार फिर नहीं आए। उनके आने के लिए जो माहौल बनाया गया था, वो व्यर्थ की कवायद साबित हुई। दोस्तों, देश की राजनीति बदल रही है, हवा बदल रही है। क्यों बदल रही है, कैसे बदल रही है, इसके प्रमुख कारण क्या हैं, इनके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जो जानने की कोशिश करते हैं वो कुछ-कुछ आपको बताते हैं। लेकिन हम ये दावा ठीक से नहीं कर सकते कि हम इस राजनीतिक रुझान को पूरी तरीके से डिकोड कर पाए हैं, ना कर पाए हैं। बहरहाल प्रक्रिया जारी है। अभी बदलती हुई हवा के ये शुरुआती दिन हैं। देखते हैं ये इस हवा का रुख किधर रहता है। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव तक भी हवा इसी तरह की रहती है, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का क्या हश्र होगा। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं।
अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। धन्यवाद, आज इतना ही।